नमस्कार, स्वागत है आपका स्वस्थ किसान में। दोस्तों, जिंदगी जब एक सजा बन जाए और हंसी भी हवा हो जाए तब बहुत दुख होता है ना? क्योंकि हर व्यक्ति चाहता है कि उसे कोई बीमारी ना हो, लेकिन जाने अनजाने में कई बीमारियां इस कदर खतरा बनकर आती है कि पूरी मानवता भयभीत हो जाती है। हम बात कर रहे हैं HIV एड्स की। आज से 2 दशक पहले HIV वायरस का खतरा इतना ज्यादा था कि सब लोग इससे डरते थे, लेकिन आज हालात ऐसे नहीं हैं। एड्स से जुड़े संगठनों की माने तो भारत में HIV इन्फेक्शन के नए मामलों में 19% की गिरावट दर्ज की गई है, जो एक अच्छी बात है। लेकिन अभी भी बहुत ज्यादा जरूरत है जागरूक होने की। आज 1 दिसंबर है। आज दुनिया भर में विश्व एड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसलिए आज ये समझने की जरूरत है कि किस तरह से फैलता है इसका संक्रमण। और HIV एड्स को लेकर एक बहुत बड़ा सवाल उन लोगों का भी है जिनका इलाज चल रहा है। ऐसे में प्रश्न उठता है कि क्या वे इस बीमारी से सदा के लिए मुक्त हो सकते हैं? ऐसी बहुत सी बातें हैं जिसे आज हम अपने विशेषज्ञों से समझने की कोशिश करेंगे। तो आज का विषय है विश्व एड्स दिवस पर विशेष HIV एड्स, कारण, लक्षण और बचाव। अगर आप भी इस समस्या के बारे में कुछ जानना या पूछना चाहते हैं तो हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-113060 और 1800-113061। आपकी समस्याओं के समाधान के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में ART सेंटर में मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अतुल आनंद, जो खासतौर पर बताएंगे कि कौन से लोग इसके चपेट में आ सकते हैं, किस तरह से उनका बचाव हो। और इसके साथ ही हमारे दूसरे विशेषज्ञ हैं डॉक्टर पुलिन कुमार गुप्ता। आप भी राम मनोहर लोहिया अस्पताल में ART सेंटर के प्रमुख हैं। आपसे हम समझेंगे कि एड्स पीड़ित व्यक्ति के जीवन को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है और कैसे उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को मेंटेन किया जा सकता है। आप दोनों का हमारे इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। तो चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले आइए देखते हैं खून में दौड़ते इस खतरनाक वायरस पर एक विशेष रिपोर्ट। कहते हैं जीवन में बहुत सी घटनाएं ऐसी होती है जिस पर हमारा वश ही नहीं होता। कई बार तो व्यक्ति कुछ भी गलत नहीं करता, लेकिन घटनाएं हैं जो घट ही जाती है। और यदि बात दोष का या कलंक का हो तो बहुत पछताना भी पड़ता है ना? फिर बात चाहे जाने अनजाने में की गई गलती की हो या जागरूकता की कमी की, कब और कैसे इंसान को अपना शिकार बना लेता है पता ही नहीं चलता। जी हाँ, ये सच है HIV एड्स का। आइए देखते हैं कुछ नजदीक से इस छिपी हुई बीमारी को और जानते हैं इसके वास्तविक पहलू को। अब देखिए ना इस महिला को, इनकी आंखों से छलकती उस अनजाने टीस को जो हमारे ही समाज की स्वीकृति और अस्वीकृति पर एक सवाल उठाता है। कुछ वक्त पहले तक एड्स का मतलब जिंदगी का अंत था, लेकिन आज इसे नियंत्रित करके इसके साथ बेहतर जीवन जिया जा सकता है। एड्स यानी एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम एक ऐसी बीमारी जो घातक हो सकती है। घातक इसलिए कि यह वायरस एक इंसान से दूसरे इंसान में बहुत तेजी से फैलता है, जिस इंसान में इस वायरस की मौजूदगी होती है। हमारे साथ जितने भी लोग हैं ये सारे के सारे HIV वायरस से पीड़ित हैं। लेकिन HIV पॉजिटिव होने का मतलब आम तौर पर लोग इसे जिंदगी का अंत मान लेते हैं। आपको बता दें कि ये अधूरा सच है। असली सच तो ये है कि एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम यानी एड्स एक ऐसी बीमारी है जो HIV नामक वायरस से फैलती है। लेकिन बहुत से लोग HIV यानी ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियेंसी को ही एड्स मान लेते हैं। बता दें कि HIV संक्रमित मरीज उसे कहा जाता है जिसके शरीर में किसी भी कारण से यह वायरस हो, और एड्स वह स्थिति है जहां रोगी की रोग प्रतिरोधक प्रणाली पूरी तरह से काम करना बंद कर चुकी है। एड्स जो एक ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियेंसी वायरस होता है जो हमारे बॉडी में किसी भी सोर्सेज से आ गया, जैसा कि पहले बताया जा चुका है कि 4 सोर्सेज मेन होते हैं।
जिससे हमारे बॉडी में आ जाता है। जब बॉडी में आने के बाद अगर कोई और बीमारी साथ में होती है तो उसे एड्स कहते हैं। गौरतलब है कि HIV वायरस शरीर में प्रवेश करते ही सफेद रक्त कोशिकाओं पर हमला करने लगता है, जिससे व्यक्ति की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होने लगती है। नतीजतन कई तरह के संक्रमण भी होने लगते हैं। हालांकि यहाँ तक पहुँचने में HIV संक्रमण को 8 से 9 साल लग जाते हैं। इस दौरान व्यक्ति में कोई खास लक्षण भी नहीं दिखते, लेकिन शरीर की प्रतिरोधक क्षमता के बेहद कमजोर पड़ जाने पर व्यक्ति एड्स का शिकार हो जाता है। ART सेंटर में अभी मुझे मिले हैं कुछ पेशेंट, जीने के प्रति ललक तो है पर कुछ घबराए हुए भी हैं। अब तो कोई दिक्कत नहीं है, जब दवाई जब से चल रही है जब से, हाँ बिल्कुल ठीक हूँ और पहले से भी बेहतर हूँ। डॉक्टर साहब ने लिख के दिया था जब मैं ठीक नहीं हो रहा था, जब पता लगा था, जब से दवाई खा रहा हूँ जब से मैं बिल्कुल ठीक हूँ और 12 साल हो गए दवाई खाते हुए। सर मेरे को खुद नहीं मालूम कि मुझे ये प्रॉब्लम कब हुआ और कैसे हुई। आज से 6 साल पहले मैं बीमार हुआ था, तब मैं हॉस्पिटल में एडमिट हुआ, तब मुझे पता लगा कि मुझे ये प्रॉब्लम है। मुझे बहुत बुखार रहता था तो मैंने यहाँ पे टेस्ट कराया तो मैं HIV पॉजिटिव 2007 में मैं HIV पॉजिटिव आई थी। सर ये बीमारी का ना लोग सुनते हैं तो ऐसा सोचते हैं कि पता नहीं क्यों हो गई अभी। मेरा एक ऑपरेशन हुआ था, मेरी नस फट गई थी, पेट में जो बच्चे की नली होती है वो मेरी फट गई थी, उसमें मेरे को यहाँ 4 यूनिट ब्लड चढ़ा था, उस समय मुझे बीमारी आई थी। तो देखा आपने HIV के कारनामे। इसलिए याद रखें, छूने छींकने एक साथ खाना खाने से एड्स नहीं फैलता। यह असुरक्षित यौन संबंध गर्भावस्था के दौरान मां से बच्चे में और खून के संक्रमण से फैलता है, और खून का संक्रमण तब होता है जब एड्स के मरीज की सुई किसी दूसरे व्यक्ति को लगा दी जाती है। दूसरे बीमारियों के लक्षणों की बात करें तो कमजोरी अनुभव करना, वजन का घटना, लंबे समय तक डायरिया और बुखार रहना। आम लोग HIV पॉजिटिव पेशेंट को एड्स समझ जाते, ये धारणा बहुत गलत है। जिस आदमी को HIV हो गया है उसको एड्स हो गया ऐसी मानने की संभावना बिल्कुल गलत है। मैं तो ये बोलूँगा कि ये मानना बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि हर आदमी जो HIV पॉजिटिव है वो एड्स से ग्रसित नहीं है। HIV से बचने के लिए इलाज करवाना जरूरी होता है। एड्स के इलाज के लिए देश भर में ART यानी एंटी रेट्रो वायरल थेरेपी सेंटर उपलब्ध हैं। यहाँ पर एड्स रोगियों को मुफ्त में दवाइयाँ दी जाती है। एंटी रेट्रो वायरल ट्रीटमेंट यानी ART की दवाइयों से रोगियों को न केवल गंभीर बीमारियों से बचाया जा सकता है बल्कि बेहतर जीवन भी दी जा सकती है। लेकिन इसके लिए तो जरूरी है जागरूकता की, जानकारी की, ताकि HIV रोगियों की पहचान जल्द से जल्द हो और दवाइयाँ भी नियमित ली जा सके। याद रखें, एड्स उस सस्ते सामान की तरह है जो हमेशा आपके आसपास या आपके साथ रहता है। ऐसे में बहुत जरूरी है आपके जागरूकता की, आपकी जानकारी की, सुरक्षा की और संयमित आचरण की, क्योंकि बीमारी कोई भी क्यों न हो, बचाव में ही है व्यक्ति की भलाई। राजेश मिश्र, दूरदर्शन किसान। जी हाँ, बचाव में ही है व्यक्ति की भलाई। एक मार्मिक और ज्ञानवर्धक रिपोर्ट आपने देखी। आइए विश्व एड्स दिवस के इस मौके पर HIV एड्स को हम लोग एक बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। और डॉक्टर पुलिन, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, जैसे कि बातचीत हो रही थी कि जो एड्स है वो ऐसी खतरनाक बीमारी है, एक समय था कि इसका नाम आते ही लोगों के मन में एक आतंक सा समा जाता था। अब वक्त बहुत बदल चुका है, लेकिन फिर भी आज के वर्तमान स्थिति की बात अगर हम करें तो हम कैसे समझें इसकी वर्तमान स्थिति के बारे में? देखिए, जैसा कि आपने अभी सुना, सबसे बड़ी गलती है हम HIV और एड्स को कंपेयर करते हैं। HIV एक इन्फेक्शन है, जैसे कि नॉर्मल कोई वायरल इन्फेक्शन हो सकता है जी। और HIV से एड्स में कन्वर्ट होने में, बदलने में 8 से लेकर 10 साल लगते हैं। अगर इस बीच में इस बीमारी को रूटीन सेल्फ टेस्टिंग से या किसी और कारण से टेस्टिंग हुए पकड़ लिया जाए तो ये जो डिले पीरियड है 10 साल के, 10 का 15 साल 20 साल भी हो सकता है जी। एड्स तब बोला जाएगा जब किसी को सुपर इम्पोज इन्फेक्शन, जो आमतौर पे नॉर्मल आदमी को इन्फेक्शंस नहीं होते, जैसे कि ट्यूबरक्लोसिस, फंगल इन्फेक्शन, चेस्ट में बार बार निमोनिया होना, दिमागी बुखार होना, एड्स तब बोलेंगे जब HIV पॉजिटिव पेशेंट में इस तरह के इन्फेक्शंस बार बार हुए। अगर ये नहीं है तो सिर्फ HIV से डरने की ज़रूरत नहीं है, पर हाँ सेल्फ टेस्टिंग, और अगर वो टेस्ट पॉजिटिव है तो तुरंत गवर्नमेंट हॉस्पिटल
इस समय ऑलमोस्ट 24,000 ऑल ओवर इंडिया भारत सरकार ने सेल्फ टेस्टिंग सेंटर स्टार्ट किए हुए हैं। इसके अलावा करीबन 15 से लेकर 20,000 ART सेंटर्स हैं। ऑलमोस्ट सारे मेडिकल कॉलेज में ART सेंटर है जहाँ पे दवाई बिल्कुल मुफ्त मिलती है, जहाँ पे काउंसलर हैं, डॉक्टर्स हमेशा आपकी हेल्प के लिए अवेलेबल हैं। कोई भी HIV पॉजिटिव पेशेंट वहाँ जा सकता है, काउंसलिंग करा के उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है और जितना जल्दी ट्रीटमेंट स्टार्ट होगा उतना उस पेशेंट के लिए अच्छा होता है। बिल्कुल। तो HIV टेस्ट और इसके उपचार के बारे में भी आगे हम विस्तार से बातचीत करेंगे और जानेंगे। इस वक्त कार्यक्रम के पहले कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका सवाल पहले ले लेते हैं। हेमराज जी मध्य प्रदेश से हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वागत है आपका हेमराज जी, पूछिए अपना सवाल। हाँ नमस्कार मैडम जी, मैं हेमराज बकुरिया, जिला होशंगाबाद, गांव रांची पड़ता है जी। नमस्कार। मेरे 2 प्रश्न है सर से। जी सर मेरा पहला प्रश्न तो ये है कि अगर HIV पॉजिटिव पाया गया है तो क्या दवा इलाज से पूरी तरह वो ठीक हो जाएगा? ठीक और है। दूसरा मेरा प्रश्न है कि अगर HIV को जैसे रिपोर्ट में बताया कि 10 साल लगते हैं एड्स में बदलने में, तो अगर 10 साल बाद जैसे एड्स उनको हो चुका है तो क्या एड्स भी दवा गोली से मतलब पूरी तरह ठीक हो सकता है क्या? ये दोनों दवा गोली से पूरी तरह ठीक हो सकते हैं क्या? बिल्कुल, आपने अच्छा सवाल पूछा है। आइए इसकी जानकारी लेते हैं। डॉक्टर पुलिन पहले आप जानकारी दे दे, दोनों से एक सवाल का जवाब ले लेंगे। HIV अगर पॉजिटिव पाया जाता है तो क्या पूरी तरह से इसका उपचार संभव है? हेमराज जी, ये एक बहुत ही बढ़िया सवाल आपने पूछा है। जो आपने पूछा है कि क्या इस बीमारी का क्योर अवेलेबल है या सिर्फ कंट्रोल हो सकती है। मैं इससे पहले एक छोटा सा आपको एग्जांपल देना चाहता हूँ। डायबिटीज़ है, कभी क्योर नहीं होती, कंट्रोल हो सकती है। जब तक आप दवाई खा रहे हैं कंट्रोल है, जिस दिन दवाई छोड़ देंगे शुगर फिर बढ़ जाएगी। ब्लड प्रेशर है, क्योर नहीं होती, कंट्रोल हो सकती है। हार्ट का मरीज है, चाहे छल्ला दबा ले, बाईपास कर ले, फिर भी दवाई खानी है कंट्रोल करने के लिए। HIV क्योर नहीं हो सकता। आज के टाइम पे ये ऐसी कोई दवाई नहीं है जो इस बीमारी को जड़ से ख़त्म कर दे, लेकिन ऐसी दवाइयाँ, बहुत ही अच्छी दवाइयाँ जिनके बहुत ही मिनिमल इफ़ेक्ट्स होते हैं, साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ईजिली अवेलेबल हैं, जो कि मरीज को लेने में दिक्कत भी नहीं है, दिन में एक बार लेनी होती हैं। उन दवाइयों से ये बीमारी कंट्रोल रहती है, इस लेवल तक कंट्रोल रहती है कि ये पेशेंट्स HIV से एड्स में कन्वर्ट नहीं हो पाते हैं। क्योर अवेलेबल नहीं है, लेकिन बहुत अच्छा कंट्रोल अवेलेबल है। अगर आदमी इन दवाइयों को टाइम पे स्टार्ट करे तो जो अमाउंट ऑफ लाइफ है वो एक आम आदमी की तरह ही रहेगी, अमाउंट ऑफ लाइफ में कोई कमी नहीं होगी। बिल्कुल। और अब डॉक्टर अतुल दूसरे सवाल का जवाब दें कि अगर अब ये एड्स की शक्ल ले चुका है ये इन्फेक्शन, तब क्या होगा? जी हेमराज जी, मैं आपको बता दूं कि HIV के साथ ज़रूरी नहीं है कि वो एड्स में ही बदल जाए। HIV के साथ अगर कोई दूसरी बीमारी होए तभी वो उसे एड्स कहते हैं, उससे पहले उसको HIV इन्फेक्टेड पर्सन कहते हैं। तो जो सबसे कॉमन बीमारी है इसमें वो TB ट्यूबरक्लोसिस होता है, जो उसमें होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। 30% केसेस में देखा गया है कि TB डिटेक्ट होता है HIV के साथ में। ऐसी स्थिति में उसको एड्स कहते हैं। तो ऐसा भी संभव है जिसे पूरी ज़िंदगी में कोई परेशानी ना हो, उसे HIV से कुछ ना हो रहा हो, उसे एड्स कन्वर्ट नहीं हो रहा हो, चेंज नहीं कर रहा हो, लेकिन उसके साथ में कोई दूसरी बीमारी, हार्ट की बीमारी हो गई हो, कोई ब्लड प्रेशर हो गया हो, बढ़ गया हो, जिससे बचना ज़्यादा ज़रूरी है। नियमित दवाई खाना, जैसा कि डॉक्टर पुलिन गुप्ता ने बताया कि नियमित दवाई खाना बहुत ज़रूरी है। टाइम का अंदाज़ा रखना बहुत ज़रूरी है कि एक निश्चित समय पर दवाई खाएं। अगर आप 8 बजे दवाई खा रहे हैं, मतलब आपको 8 बजे रोज़ दवाई खाना है। यही इसका की पॉइंट है। बिल्कुल, यानी कि इसे नियंत्रण में इसी तरह से रखा जा सकता है। डॉक्टर अतुल, यहाँ पर जानना चाहेंगे कि आपने एड्स और HIV के बारे में तो बताया है, आपसे मैं सवाल पूछूं इससे पहले हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, तो उनका सवाल हम पहले ले लेते हैं। जगदीश जी हमारे साथ मध्य प्रदेश से जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका जगदीश जी, पूछिए अपना सवाल। हेलो जगदीश जी, क्या मेरी आवाज़ मिल रही है आपको? हेलो, चलिए लगता है हमारा संपर्क टूट गया है। बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। और डॉक्टर अतुल, जैसा कि मैं पूछना चाह रही थी, ये जो इन्फेक्शन है HIV, ये किस तरह से ये इन्फेक्शन होता है, इसके बारे में हमें बताएं। HIV होने के मुख्य 4 लक्षण होते हैं, 4 तरीके हैं। जी। तो एक तो कंटामिनेटेड निडल और सिरिंजेस हैं जो इन संक्रमित हैं पहले से, उससे किसी और को उसको लगा दिया जाए तो संक्रमण के चांसेस हो जाते हैं, उससे HIV होने का खतरा होता है। दूसरा, बच्चे से माँ से बच्चे में ट्रांसमिट होने के चांसेस हैं जो प्रेगनेंसी के टाइम पे होता है।
तीसरा सेक्सुअल रूट से होता है, जो असुरक्षित यौन संबंध जिसको कहते हैं उससे होता है। मुख्यतः ये 3 कारण हैं। चौथा एक बहुत ज़रूरी कारण है जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन, जहाँ ज़रूरी नहीं हो ब्लड ट्रांसफ्यूजन का, वहाँ ब्लड ट्रांसफ्यूजन नहीं करना चाहिए। और जहाँ ज़रूरी है वहाँ पे सुरक्षित जगह से ही, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में यूजुअली ब्लड बैंक अवेलेबल है, वहाँ से आप खून लेके चढ़वाएं तो वो सुरक्षित ब्लड आपको मिल सकता है, जिससे HIV ना हो फैलने के कारण को रोका जा सकता है। बिल्कुल। तो इन्फेक्शन से किस तरह से बचाव कर सकते हैं ये आपने जाना, क्या क्या कारण हो सकते हैं इस इन्फेक्शन के। एक कॉलर हमारे साथ जगदीश जी दोबारा जुड़ गए हैं, उनसे हम फिर से बात करते हैं। जगदीश जी स्वागत है आपका, अपना सवाल पूछ सकते हैं आप। हेलो जी जगदीश जी, अपना सवाल पूछें। जी, मैं ग्राम कांकरिया तहसील खातेगांव, जिला देवास, मध्य प्रदेश से जगदीश सैनी बात कर रहा हूँ जी। मेरा सवाल ये है कि एड्स की बीमारी के लक्षण क्या है और किन कारणों से होती है बीमारी। ठीक है, अभी कुछ जिक्र किया है डॉक्टर अतुल ने। डॉक्टर पुलन, उसको और विस्तार से अगर आप अब बताना चाहें तो। जगदीश जी, आपके 2 सवाल हैं। आपका पहला सवाल है एड्स की बीमारी के लक्षण क्या हैं, दूसरा सवाल है एड्स किन कारणों से फैलती है। एड्स फैलने के, जैसे डॉक्टर अतुल ने कहा, 4 कारण होते हैं। इंडिया में सबसे कॉमन कारण है सेक्सुअल रूट। अगर एक आदमी इन्फेक्टेड है और उसका संयमित व्यवहार नहीं है, मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स हैं, तो वो इन्फेक्शन आगे फैला सकता है। या फिर वो लोग जो फीमेल सेक्स वर्कर्स के पास जाते हैं, कोई एक सेक्स वर्कर इन्फेक्टेड है, वहाँ से इन्फेक्शन ले सकते हैं। तो सेक्सुअल ट्रांसमिशन सबसे मेन कारण है इंडिया में 85% लोगों में। उसके बाद अगर एक माँ इन्फेक्टेड है और अगर HIV की दवाई नहीं ले रही, या उनको उनका स्टेटस नहीं पता कि HIV पॉजिटिव है, तो उससे बच्चे में आ सकता है, जो कि आने के चांसेस 80 से 90% होंगे अगर माँ दवाई नहीं ले रही। और आपको जान के बड़ी खुशी होगी कि भारत सरकार की मेहनत से अब चूंकि हमारी 80% मदर्स जो HIV पॉजिटिव हैं ऑन ART है, तो जो ट्रांसमिशन है माँ से बच्चे में, दिस इज लेस देन 1%। तीसरा कारण होता है इंजेक्टेबल ड्रग्स। कुछ लोग जो ड्रग्स लेते हैं, खासकर कुछ सर्टेन बेल्ट्स हैं इंडिया में जहाँ पे इंजेक्शन से हेरोइन और ड्रग्स ली जाती हैं। अगर एक ही नीडल को कई लोग आपस में शेयर कर रहे हैं, एक अगर इंसान इन्फेक्टेड है तो वो इन्फेक्शन औरों में फैल सकता है। तो ये सब कारण होते हैं जिस कारण से इन्फेक्शन फैलता है। सेक्सुअल रूट में एक दूसरा कारण है होमोसेक्सुअल रूट। मेन हु हैव सेक्स विद मैन, आदमी जो आदमी सेक्स करते हैं, जिसमें इन्फेक्शन ट्रांसमिट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, 3 to 4% होते हैं। तो ये कारण होते हैं जिससे इन्फेक्शन फैलता है। दूसरा आपका सवाल था एड्स के लक्षण कहते हैं। इसका भी जवाब यही है कि एड्स मतलब HIV इन्फेक्शन, और उसके साथ अब दूसरे इन्फेक्शंस होने लग गए। HIV इन्फेक्शन सिर्फ एक वायरल इन्फेक्शन है, जैसे कि फ्लू होता है। HIV के सिम्टम्स क्या होते हैं? बुखार, खांसी, गला खराब, और मरीज ठीक हो गया। लेकिन 8-10 साल में जैसे जैसे उसकी इम्यूनिटी डाउन होती चली जाती है, रोगों से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता कम होती चली जाती है, तो इस तरह के मरीजों में फिर ट्यूबरक्लोसिस होना, दिमागी बुखार होना, चेस्ट में फंगस हो जाना, बार बार वायरस हो जाना, मुंह में फंगस होना, फूड पाइप में फंगस होना, इस तरह के इन्फेक्शंस बार बार होने लगते हैं, जिसके लिए मरीज एडमिट होता है। और उस समय पे जब HIV पॉजिटिव निकलता है तो हम उसे एड्स बोलते हैं। लेकिन मैं फिर एक फैक्ट आपको दोबारा से बोलना चाहूँगा, HIV मतलब एड्स नहीं है। बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए इस बीच। राकेश सिंह जी हमारे साथ मध्य प्रदेश से हैं। राकेश जी स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। हेलो राकेश जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? राकेश जी टीवी का वॉल्यूम बंद रखिएगा जी। नहीं मैडम, टीवी का वॉल्यूम बंद करें, फोन लाइन के जरिए बातचीत करें जी। पूछिए अपना सवाल। हेलो जी राकेश जी, हम सुन पा रहे हैं आपको। हेलो राकेश जी, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो टीवी का वॉल्यूम बंद कर दे, फोन से सीधे सीधे मैडम, बात मेरा ये करें। सवाल था जी पूछिए। ये जो हम शेविंग बनवाते हैं तो उसमें जो ब्लेड आजकल क्या होता है, शेविंग वाले बदलते नहीं, एक ही ब्लेड से दो या तीन गाड़ी बनाते हैं। जी 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 तो ठीक है। उसमें मतलब तो क्या इससे इससे हो ये सकता है आशंका क्या? बन जाती है HIV के इन्फेक्शन की? बताएं डॉक्टर तो अतुल। इसके कारण होता है क्या HIV? ठीक है, आइए जानते हैं। अच्छा सवाल पूछा है आपने जी। आपका सवाल बड़ा अच्छा है। यूजुअली ये भी एक रूट देखा गया है कि HIV जिससे फैल सकता है। हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखें कि जिस ब्लेड से किसी दूसरे को शेव किया गया हो या कट किया, हेयर कटिंग किया गया हो, उसमें ऐसे ब्लेड को हमेशा दोबारा इस्तेमाल नहीं किया जाए, ये बहुत ज़रूरी है।
लेकिन उससे जो चांसेस है HIV फैलने का वो 0.3% है। उससे अदर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ जिसको हेपेटाइटिस कहते हैं B और C, उसमें होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, 7 गुना ज़्यादा है उससे कि वो हेपेटाइटिस B और C को। तो ऐसी स्थिति में आपको जागरूक होना बहुत ज़रूरी है। जागरूक होकर आप हमेशा जिस समय शेव करवा रहे हो उससे पूछें, उससे देखें अपने सामने कि वो आपको ब्लेड चेंज करके ही आपको शेव करे। बिल्कुल। तो एड्स की जहाँ तक बात हो रही है, तो चाहे HIV की जहाँ तक बात हो रही है इन्फेक्शन की, तो ये ऐसी एक बीमारी है जिससे पूरी तरह से उपचार इसका तो नहीं है, लेकिन इसे नियंत्रण में रखा जा सकता है। तो ऐसी स्थिति में बेहतर यही है कि बचाव के तरीकों को अपनाया जाए और इसके लिए जागरूक रहना जरूरी है। हमारा कार्यक्रम इसी मकसद से है, आप हमारे साथ बने रहें। फिलहाल इस कार्यक्रम में वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। रफ्तार के साथ मौसम के बदलाव की हर खबर। मौसम खबर लाइव देखिए सुबह 8 बजे और 10 बजे, दोपहर 12 बजे और 2 बजे। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम स्वस्थ के साथ। आज विश्व एड्स दिवस है और इस मौके पर हम एड्स के बारे में जानकारी जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। विशेषज्ञ मेहमान यहाँ पर मौजूद है जिनसे हम चर्चा कर रहे हैं और बेहतर तरीके से समझने की कोशिश कर रहे हैं HIV और एड्स के बारे में। और डॉक्टर पुलिन, यहाँ पर आपसे जानना चाहेंगे कि HIV एड्स के जहाँ तक मामले हैं उसमें भले ही हमने देखा है कि कुछ गिरावट दर्ज की जा रही है, ऐसे में इस वक्त हालात किस तरह से है अगर भारत की हम बात करें तो? आपको जानकर बहुत खुशी होगी कि हम वर्ल्ड के अकेले वो कंट्री हैं जहाँ पे प्रेवलेंस मतलब कितनी % जनता में HIV इन्फेक्शन है। जी। हमारी प्रेवलेंस 50% डाउन हुई है। 2001 में जो प्रेवलेंस 0.41% थी, अमूमन 265-270 में एक आदमी को HIV था, अब वो फिगर 0.2% आ गई है, 500 में एक को। और हम वर्ल्ड के बहुत ही लिमिटेड कंट्रीज़ हैं जहाँ पे प्रेवलेंस कम हुई है, हर जगह पे बढ़ रही है। तो ये एक भारत सरकार की इच्छा शक्ति का परिणाम है। माननीय प्रधानमंत्री की इच्छा शक्ति से अब ऐसा हुआ है कि प्रेवलेंस कम हो रही है, पेशेंट्स को दवाई टाइम पर मिल रही है। मेन चीज़ क्या है कि अब हमने जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं उनको पिक करना शुरू कर दिया है। 80% प्रेग्नेंट लेडीज़ जो HIV इन्फेक्टेड हैं, जो भी प्रेग्नेंट लेडीज़ गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आ रही है, एक रूटीन टेस्टिंग के तहत उन्हें पिक करते हैं ताकि ना केवल उनकी बीमारी कंट्रोल है, अपितु जो बच्चा पैदा होने वाला है उस तक इन्फेक्शन ना जाए। इसके अलावा सर्टेन ग्रुप्स जहाँ पर जैसे सेक्सुअल वर्कर्स हो गए, माइग्रेंट वर्कर्स हो गए, ट्रक ड्राइवर्स हो गए, सर्टेन पॉपुलेशन जहाँ पे इंजेक्टेबल ड्रग यूज़ ज़्यादा होता है, हम उन जगह पर, या फिर मैन हु हैव सेक्स विद मैन, हम उन जगह पर थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करते हैं बिकॉज स्पेशल गाइडलाइंस है हमारे पास उस चीज़ के लिए। डॉक्टर अतुल, जैसे कि डॉक्टर पुलिन ने बताया है कि हमारे देश में जो प्रेवलेंस है अब वो कम हो गया है, तो इसकी क्या वजह आप समझते हैं? क्या जो जागरूकता है वो बढ़ी है लोगों में, और इसके सामाजिक पक्ष को भी इससे जोड़कर अगर देखा जाए तो पहले तक हम देखते थे कि किस तरह से जो एड्स से पीड़ित व्यक्ति है उसके प्रति समाज का नज़रिया ही बदल जाया करता था, तो आज की हालत कैसी है? अभी तो मैं कहूँगा कि भारत सरकार के प्रयास और नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन के प्रयास से ये HIV को कंट्रोल कर रहे हैं, जबकि हम विश्व के तीसरे नंबर पे हैं जो जहाँ पे HIV के पेशेंट्स सबसे ज़्यादा हैं। तो ऐसी स्थिति में सही समय पे दवाई शुरू करना ये एक स्ट्रैटेजी बनी, समय समय पर जिसे चेंज करते गए हम, उसके अनुसार ART की दवाई जिनकी शुरू हो रही हैं वो अपने समय पर दवाई खा रहे हैं, जिससे वो अपनी हेल्दी लाइफ को आगे बढ़ा रहे हैं। भारत सरकार ने एक स्ट्रैटेजी लॉन्च की थी 90-90-90 बाई 2020, मतलब 90% जो HIV मरीज इन्फेक्टेड हैं उन्हें अपनी स्थिति पता होनी चाहिए, मतलब वो किस स्थिति में है। WHO क्लिनिकल स्टेज कहते हैं 1, 2, 3, 4, उनकी स्थिति उन्हें पता होनी चाहिए, और उसमें से 90% लोगों को ART मेडिकेशन शुरू होनी चाहिए, HIV की दवाई शुरू होनी चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। उन 90% में से वायरोलॉजिकली 90% लोग हैं जो सप्रेस्ड होने चाहिए। अगर जो वायरोलॉजिकली सप्रेस्ड होंगे तो उनसे स्प्रेड होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं।
CDC जो एक अमेरिकन संस्था है, उसके अनुसार जो अमेरिका में ये जो मापदंड है वो अभी तक 80% तक पहुंचा है, जबकि हमारा टारगेट 2020 तक 90% पहुंचने का है। और जिस तरह से हम ग्रोथ कर रहे हैं तो उसके अनुसार भारत सरकार के प्रयासों से मुझे ऐसा लगता है कि हम इसमें शायद सफल हो पाएँ। बिल्कुल, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। नंद स्वरूप मिश्रा जी हमारे साथ उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए हैं। स्वागत है आपका नंद स्वरूप जी, अपना सवाल पूछें। हाँ नमस्कार सर, मैं नंद स्वरूप मिश्रा, बाराबंकी गांव मेरा बसोली पड़ता है। जी, मैं जानना ये चाहता हूँ कि जो एड्स की बीमारी है, इनमें महिलाओं को पुरुषों को कौन से साधन अपनाने चाहिए, कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए जिससे तो एड्स की समस्या न पैदा होने पाए, और हम जागरूकता के लोगों को किस प्रकार से जागरूक करें। बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात कही है आपने। जानकारी लेते हैं इसके बारे में, क्या सावधानियां बरतें। जी डॉक्टर अतुल या डॉक्टर पुलिन, कोई भी इसके बारे में बता सकते हैं। नंद स्वरूप जी, आपने एक बहुत अच्छा प्रश्न उठाया है। ये प्रश्न हमें फिर उस भाग पे ले जाता है कि जहां हमें आम जनता को ये समझाना है कि संयमित व्यवहार से जिए। देखिए, मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स के साथ ही इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं। हस्बैंड वाइफ में आपस में इंटरेक्शन है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर मल्टीपल पार्टनर्स हो गए तो इन्फेक्शन फैलता है। उसके अलावा दूसरा ये है इंजेक्टेबल ड्रग यूज़। जहाँ पे भी ड्रग एडिक्शन ज़्यादा है वहाँ पे हमें कंट्रोल करना है कि ड्रग एडिक्शन ना होए, और अगर ड्रग एडिक्शन हो भी रहा है जिसे ये नहीं कंट्रोल कर सकते, उसके अलावा कुछ गवर्नमेंट रूल्स हैं जहाँ पे सिंगल ड्रग्स यूज़ की जा सकती हैं। तीसरा होता है हम सेक्सुअल वर्कर्स को भी कॉन्डम डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। 2001 में जो सेक्सुअल वर्कर्स, फीमेल सेक्सुअल वर्कर्स में जो HIV की प्रेवलेंस 10% से ज़्यादा थी, अब वो कम होकर 2% से भी कम आ गई है। इस समय के डेटा के अनुसार 90% हिंदुस्तान में जो फीमेल सेक्सुअल वर्कर्स हैं वो कॉन्डम यूज़ कर रही हैं। ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि जिस प्रोसेस को हम रोक नहीं सकते लेकिन हम इन्फेक्शन को स्प्रेड करने से बचा सकते हैं। बिल्कुल, तो इससे बचाव का सबसे बड़ा हथियार ही जागरूकता है। ऐसे में डॉक्टर अतुल आपसे जानना चाहेंगे कि जागरूकता क्या केवल शहरों तक ही सीमित है क्योंकि यहाँ पर प्रचार के माध्यम ज्यादा है, या गांव में भी जो जागरूकता है वो बढ़ी है? सरकार क्या प्रयास कर रही है गांव के स्तर पर लोगों को जागरूक करने के लिए? जी, जो नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन है भारत सरकार द्वारा, ये अभी अपने चौथे चरण में है। चौथे चरण में ये अब इतना एक्सपैंड कर चुका है कि पूरे हिंदुस्तान में करीब 540 ART सेंटर हैं, और उसके साथ बहुत सारे LAC प्लस हैं जो जहाँ पे दवाई की सुविधा उपलब्ध है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ये पहुँच चुका है। डिस्ट्रिक्ट लेवल से अब ये टेस्टिंग का जहाँ तक बात करें हम, तो ICTC सेंटर, जैसा कि डॉक्टर पुलिन गुप्ता ने बताया कि 20,000 तक पहुंच चुका है। तो ये गांव-गांव तक पहुंच रहा है। ये जागरूकता फैलाई जा रही है समाज के माध्यम से, जो NGOs हैं उनके माध्यम से पहुंचाई जा रही है बात कि इसमें आएँ और अपने टेस्ट कराएं। कई ऐसे NGO हैं, AHF जैसे, जो अपने टेस्टिंग में बहुत आगे हैं। वो भारत सरकार की मदद से हर जगह गांव-गांव में पहुंच रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं इसके बारे में, जो बुला रहे हैं और टेस्ट कर रहे हैं। पॉजिटिव होने पे उन्हें कनेक्ट कर रहे हैं ART सेंटर से, जो एक बहुत बड़ा मिशन है। करने का प्रयास लगातार जारी है। और जैसा कि नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन का जिक्र किया अभी डॉक्टर अतुल ने, उनके प्रोग्रामिंग ऑफिसर इस बारे में क्या कह रहे हैं, आइए देखते हैं। HIV एड्स की जानकारी जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि हमारे निकटतम स्वास्थ्य केंद्र पे HIV एड्स की टेस्ट होते हैं, और हर किसी को जाके एक बार अपना टेस्ट ज़रूर करा लेना चाहिए। अगर HIV एड्स से संक्रमित हो जाता है तो उसके लिए ट्रीटमेंट अवेलेबल है। निकटतम ART सेंटर से ये दवाइयाँ प्राप्त की जा सकती हैं, और ये बिल्कुल निःशुल्क हैं। मरीज की सारी जानकारी गोपनीय रखी जाती है इस बीमारी की टेस्ट के दौरान और टेस्ट के बाद भी। बिल्कुल। और डॉक्टर अतुल, आपसे कुछ देर पहले आपने बताया था अभी कि मरीज को ये जानकारी हो कि उसकी स्थिति क्या है, ये बहुत ज़रूरी है। और जो आपने बताया था कि HIV का इन्फेक्शन हो, उसके बाद एड्स तक की स्थिति बनते बनते करीब 8-10 साल का वक्त लग जाता है। ऐसे में क्या ज़रूरी है कि बार बार टेस्ट करवाया जाए और गुप्तता भी बरती जाती है? इसके बारे में भी कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, HIV टेस्ट अगर आपका होता है, अगर वायरस निगेटिव है, आप में नहीं आता, तो ये आपको एक स्टेप लेना चाहिए कि आपकी जो हाई रिस्क बिहेवियर हैं उसको आप कंट्रोल करें। ये बहुत ज़रूरी है।
और अगर दोबारा फिर से ऐसा कोई एक्सपोज़र होता है आपको, तब आपको 3 महीने के बाद अपना एक HIV का टेस्ट ICTC सेंटर पहुंच के ज़रूर कराना चाहिए। ICTC सेंटर में हमारे पास काउंसलर होते हैं जो आपसे बात करते हैं और आप क्यों जांच कराना चाहते हैं आपको समझाते हैं, जांच का फ़ायदा बताते हैं। आपकी अनुमति देने के बाद ही HIV का हम टेस्ट करते हैं, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन है। आप कहेंगे तो आपका HIV टेस्ट करेंगे, नहीं कहेंगे लेकिन आपको उसके महत्व के बारे में ज़रूर बताया जाएगा और मुझे उम्मीद है कि हर आदमी उसके महत्व को समझने के बाद अपना अनुमति ज़रूर देगा कि मैं HIV का टेस्ट करवाऊँ। और अगर आप HIV पॉजिटिव हैं तो हम नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन के चौथे चरण में अब टेस्ट एंड ट्रीट पॉलिसी को अपना रखे हैं कि जिनको भी HIV है उनको हम फटाफट कुछ जांचों सर्टेन टेस्ट के बाद जो कोई और बीमारी अगर शरीर में नहीं है तो हम उनको HIV की दवाई शुरू करें। जैसे हम शुरू करते हैं तो उसकी इम्यूनिटी शरीर की ओर बढ़ने लगती है जिससे दूसरी बीमारी होने का खतरा बहुत कम हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉलर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं, उनसे पहले हम बातचीत कर लेते हैं। कमल जी हमारे साथ हरियाणा से जुड़ गई हैं। स्वागत है आपका कमल जी, पूछिए क्या सवाल है आपका। हेलो। हेलो मैम जी, हम ये पूछना चाहते हैं इससे क्या बचाव करना चाहिए। इससे बचाव क्या है, क्या ये सवाल है आपका? हाँ जी ठीक है, बचाव के बारे में जानकारी दी जा रही है। एक बार फिर से अगर कुछ खास पॉइंट्स अगर आप लोग जिक्र करना चाहें डॉक्टर पुलिन। देखिए कोमल जी, बचाव के लिए सबसे पहले जैसे मैंने पहले कहा था, संयमित व्यवहार, सेक्सुअल पार्टनर्स ज़्यादा नहीं होने चाहिए, हस्बैंड और वाइफ को ही साथ रहना चाहिए। नंबर 2, हमें अपना सेल्फ टेस्टिंग कराना चाहिए। अगर कोई पॉजिटिव है तो बाकी लोगों की टेस्टिंग की ज़रूरत, ताकि इन्फेक्शन आगे स्प्रेड ना हो पाए। नंबर 3, कॉमन नीडल्स, जो नीडल किसी पेशेंट पे पहले यूज़ की जा चुकी है वो दूसरे पेशेंट पे रीयूज़ ना की जाए। इसीलिए आपसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा, क्योंकि जितनी भी गवर्नमेंट डिस्पेंसरीज़ हैं, जितने भी सरकारी अस्पताल हैं, डिस्पेंसरी है, वहाँ पे रीयूजेबल नीडल्स नहीं यूज़ होती है, वहाँ पे बिल्कुल फ्रेश नीडल्स यूज़ होती है। इसके अलावा अगर कोई माँ पॉजिटिव है तो दवाई ले ताकि वो इन्फेक्शन उसके बच्चे में स्प्रेड ना करे। तो ये सब बेसिक तरीके हैं जिससे HIV से बचाव हो सके। जी, छोटी सी चीज़ें इसमें मैं एक और जोड़ना चाहूँगा कि ये HIV जो है वो हवा से नहीं फैलता, हाथ मिलाने से नहीं फैलता, एक साथ खाना खाने से HIV नहीं फैलता। ये मिथ जो लोगों के मन में होता है कि इसे HIV हो गया तो इसे अलग कर दें, ये बहुत गलत है। आप उसके साथ एक नॉर्मल इंसान की तरह व्यवहार करें, ये बहुत ज़रूरी है, और उसको मोरल सपोर्ट दें ताकि वो इस चीज़ को अपना सके। HIV एक वायरस है जो उसके साथ रहेगा और वो दवाइयों से कंट्रोल रहेगा, वो बिल्कुल एक नॉर्मल आदमी की तरह खा सकता है, पी सकता है। जैसा डॉक्टर पुलिन ने बताया कि HIV वायरस शरीर में एक डायबिटीज़ की तरह है, शुगर की बीमारी की तरह है। आप बस यही समझें कि वो एक नॉर्मल बीमारी हो रही है। ठीक है डॉक्टर पुलिन, यहाँ पे जानना चाहेंगे कि अगर जो HIV टेस्ट है वो पॉजिटिव आता है तो फिर दवाइयाँ जैसे कि शुरू हो जाती है, तो ये दवाइयों की जो उपलब्धता है वो कैसी है, ख़ासतौर पे गांव में किस तरह की उपलब्धता है, खर्च कितना आता है इसमें, ये तमाम जानकारियाँ भी आपसे चाहेंगे। देखिए मोना जी, जितनी भी HIV का ट्रीटमेंट है, अमीर हो या गरीब हो, सब पेशेंट्स को निशुल्क गवर्नमेंट की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइंस के हिसाब से HIV पेशेंट जो एडमिट होते हैं उनके इन्वेस्टिगेशन भी फ्री ऑफ कॉस्ट होंगी, किसी भी हॉस्पिटल में उनके पैसे नहीं लगेंगे। ट्रीटमेंट की बात है, जितने भी ART सेंटर हैं वहाँ हमेशा दवाइयाँ सरप्लस रखी जाती हैं ताकि कभी भी पेशेंट्स को इसकी कमी ना होए। ट्रीटमेंट फ्री है, हर ART सेंटर में उपलब्ध है, हर मेडिकल कॉलेज में भी जो ART सेंटर्स हैं वहाँ ये ट्रीटमेंट उपलब्ध है। आप अपने घर के पास के ART सेंटर पे ले सकते हैं जहाँ पे कॉन्फिडेंशियलिटी भी रखी जाएगी, जहाँ पे आपके टाइम बाय टाइम रूटीन इन्वेस्टिगेशन, जो दवाइयों के साथ इन्वेस्टिगेशंस होते हैं, दवाइयाँ लेने से आपका कितना HIV डिजीज कंट्रोल हो पा रही है, कितनी आपकी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ रही है, ये सब टेस्ट भी फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं। अब इसके बाद वायरल लोड टेस्टिंग कि आपका HIV वायरस कितना सप्रेस्ड है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वायरल लोड टेस्टिंग को भी ART सेंटर्स में फ्री ऑफ कॉस्ट इम्प्लीमेंट करने जा रही है। जी हो चुकी है, जो टारगेटेड पेशेंट हैं उनमें हम ऑलरेडी कर रहे हैं इस चीज़ को, वायरल लोड कर रहे हैं। डॉक्टर तो यहाँ पे जानना चाहेंगे कि क्या कुछ दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं? जी, ऐसे जो ART जो इसको कहते हैं एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी, ये कॉम्बिनेशन थेरेपी होता है।
इसमें तीन तरह की दवाइयाँ होती हैं जो फर्स्ट लाइन में दी जाती हैं। जो अभी मेन स्ट्रीम में अभी जो हम फर्स्ट लाइन दवाई दे रहे हैं उसमें टेनेफोविर, लैमोबोडिन, एफाब्रिंज कॉम्बिनेशन 1 पिल, सिंगल पिल है जो पेशेंट को रोज़ एक बार रात के समय, जो भी समय वो निश्चित करे, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, उसे रोज़ खाना है, खाने से 1 घंटे के बाद। उसमें और कोई बर्डन हम पेशेंट को ना देते हैं, ना पेशेंट को इससे कोई और बर्डन होने वाला है। मतलब दूसरी बीमारियों से भी बचने के लिए बस आपको एक वही दवाई खानी है। आप वो दवाई समय पे खा रहे हैं, आपका CD4 काउंट बढ़ रहा होता है, आपका वायरल लोड सप्रेस हो रहा होता है, आपको दूसरी बीमारी होने के चांसेस 0 हो जाते हैं ऐसी स्थिति में। दूसरी पहले हमारे पास दवाइयों का कोई लिमिटेशन था, अब आज के दिन बहुत सारी दवाइयाँ आ गई हैं। भारत सरकार के प्रयासों से सेकंड लाइन की दवाई मुफ्त ART सेंटर में उपलब्ध है। अब थोड़े दिनों से अब थर्ड लाइन की दवाई मुफ्त अवेलेबल है, जो बहुत महंगी आती हैं, लेकिन ये ART सेंटर में मुफ्त अवेलेबल है। साइड इफ़ेक्ट को एसेस करना बहुत ज़रूरी है। टाइम टू टाइम पहुंचना ART सेंटर, और जब डॉक्टर आपको सलाह दें कि अपनी जांच कराइए तो जांच ज़रूर कराएं। आपको किसी तरह की कोई दिक्कत हो, आप ART सेंटर पहुंचें। वहां सिर्फ ART की दवाई नहीं दी जाती, आपकी होने वाली दूसरी समस्याओं को भी देखा जाता है। आपको बुखार भी आया तो आप पहुंच सकते हैं ART सेंटर, वहां पहुंच के आप अपने इलाज करवा सकते हैं। जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे बात करते हैं। श्याम प्रकाश जी उत्तर प्रदेश से हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वागत है आपका श्याम प्रकाश जी, अपना सवाल पूछें। हेलो श्याम प्रकाश जी, मेरी आवाज़ मिल रही है आपको? नमस्कार मैम। जी नमस्कार। मैं ये कह रहा हूँ HIV की कैसे होगी, किस तरीका से लक्षण दिखेंगे? माफ कीजिएगा, आपकी आवाज़ हमें साफ तौर पर नहीं मिल पा रही है। नेटवर्क क्षेत्र में आकर बात करें और अपना सवाल एक बार फिर से दोहराएं। हेलो जी जी जी, मैं ये कह रहा हूँ HIV की पहचान होगी? जी मुझे जहाँ तक समझ में आ रहा है, वो लक्षण के बारे में जानना चाहते हैं कि किस तरह से जो लक्षण है, जो पहचान है, वो कैसे हो। प्राइमरीली अगर बार बार दस्त हो रहा हो, स्किन इन्फेक्शन हो रहा हो, मुंह में छाले हो रहे हो, बुखार हो रहा हो जिसका कोई कारण ना निकल पा रहा हो, ऐसी स्थिति में आपको अपना HIV टेस्ट ज़रूर कराना चाहिए। जी बिल्कुल। और डॉक्टर पुलन यहाँ पे जानना चाहेंगे कि दवाइयों और ट्रीटमेंट की बात हो रही है, तो दवाइयाँ लेने के साथ ही क्या जो HIV पॉजिटिव शख्स हैं, क्या वो बिल्कुल सामान्य ज़िंदगी जी सकते हैं? अगर कोई महिला है तो क्या वो माँ बन सकती है? और बाकी लोगों के भी, पुरुषों की भी क्या सक्रियता सामान्य बनी रहती है? बिल्कुल बिल्कुल। अगर एक HIV पॉजिटिव पेशेंट दवाई ले रहा है तो जैसे डॉक्टर अतुल ने भी कहा, वो एक सामान्य आम इंसान की तरह जिएगा और जी सकता है। अगर एक फीमेल पेशेंट, HIV पॉजिटिव पेशेंट दवाई ले रही है, अगर वो प्रेगनेंसी प्लान करती है तो अब उन्हें बिल्कुल नहीं रोका जाता। ये अगर वो विलिंग है तो प्रेगनेंसी प्लान कर सकते हैं दवाई लेते हुए। जो बच्चा होता है, चाहे नॉर्मल डिलीवरी हो चाहे सिजेरियन हो, ट्रांसमिशन रिस्क लेस देन 1% है, जो कि किसी समय पे 80% था। तो HIV पॉजिटिव फीमेल्स प्रेगनेंसी प्लान कर सकती है, नंबर 1। नंबर 2, जहाँ तक मेल्स की बात है, देखिए HIV ट्रीटमेंट का जो बैकबोन है वो है कि आपने दवाई लगातार लेनी है, कंप्लायंस। दवाई छोड़नी नहीं है, बस एक सिंगल टैबलेट रात को लेनी है बस, लेकिन छोड़नी नहीं है। आप एक भी गोली नहीं छोड़ेंगे। अगर आप दवाई रेगुलर ले रहे हैं, अगर आप शराब धूम्रपान नहीं कर रहे हैं, अगर आप हेल्दी डाइट ले रहे हैं, तो जैसे एक आम आदमी जीता है, आप उतनी ही लाइफ जिएंगे, उतनी ही हेल्दी कंडीशन में जिएंगे और कोई इन्फेक्शंस नहीं होंगे। डॉक्टर अतुल, कुछ सुझाव आप भी देना चाहेंगे? जैसे कि अभी कुछ कॉल्स भी ऐसे ही आए थे, जो सामान्य ज़िंदगी में चीज़ें होती है, अगर नाई के पास जा रहे हैं, चाहे बाल कटवाने के लिए जा रहे हैं या फिर कान छिदवाने के लिए लोग जाते हैं, तो टैटू बनवाने का शौक कई लोग रखते हैं, तो इस तरह की जब स्थितियाँ होती है तो सावधान कैसे रह सकते हैं? सावधानी, जागरूक होना पड़ेगा इसमें आपको। जो ब्लेड है उसका इस्तेमाल दोबारा ना हो, आप पे किसी दूसरे पे किया हुआ ब्लेड आप पे इस्तेमाल ना हो, ये बहुत ज़रूरी है। टैटू में जो निडल इस्तेमाल किया जा रहा है वो रीयूज ना हो, इसका ध्यान रखें। जब भी आपको कोई इंजेक्शन देने की ज़रूरत हो, उस समय जो सिरिंज और निडल हैं
वो आप उसका ध्यान रखें। वैसे सरकारी अस्पताल में हमेशा नई सिरिंजों का ही इस्तेमाल किया जाता है। जी। और ऐसी स्थिति में आप इन सब चीज़ों से वंचित रह के आप HIV से बहुत दूर रख सकते हैं। लेकिन डॉक्टर पुलेन, ऐसे भी मामले सामने आते हैं जब चिकित्सक खुद ही इनकार कर देते हैं इलाज करने की। जब ऐसी स्थिति सामने आ जाए तो मरीज क्या करें? देखिए 2014 में एक नया एक्ट आया था, HIV एड्स एक्ट, और उसमें भारत सरकार ने क्लियरली बोला था कि किसी भी HIV पॉजिटिव पेशेंट के साथ हम दुराग्रह नहीं कर सकते। जो पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट होगा, जो आम पेशेंट्स का वार्ड है वो उसी में एडमिट होगा, कोई अलग से चिन्ह या निशान नहीं लगाया जाएगा, उसकी आइडेंटिटी ओपन नहीं की जाएगी। जैसी दवाइयाँ बाकी पेशेंट्स को मिलती है वैसी नॉर्मल मिलेगी। अगर उसको कुछ सर्जरी की ज़रूरत है तो आम पेशेंट की तरह उसकी सर्जरी होगी। वैसे ही इनफैक्ट उसको डेट पहले दी जाएगी, एक प्रायोरिटी दी जाएगी। इन्वेस्टिगेशंस फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे। इनफैक्ट हमने अपने सेंटर में, अब हमारे यहाँ गाइडलाइंस हैं कि जो प्रेग्नेंट फीमेल्स हैं HIV पॉजिटिव और ट्यूबरक्लोसिस पेशेंट्स हैं उनको हम प्रायोरिटी में देखते हैं। तो कोई भी मरीज के साथ ना कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन की जाती है, ना तो उसकी आइडेंटिटी ओपन होगी, ना उनसे कोई बुरा व्यवहार किया जाएगा। किसी डॉक्टर का ये राइट नहीं है कि वो पेशेंट को जस्ट बिकॉज वो HIV पॉजिटिव है उसको ट्रीटमेंट रिफ्यूज कर दे। तो HIV पॉजिटिव किसी भी शख्स के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जा सकता, साथ ही उसकी पहचान के साथ गोपनीयता बरतनी ही होती है। बहरहाल यहाँ पर रुकते हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी हमारी चर्चा जारी रहेगी। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। 50 साल से लगातार कृषि दर्शन है आपके साथ। खेती की नई तकनीकों से लेकर किसानों की हर समस्या का हल, जारी है कृषि दर्शन का ये सफर। किसान चैनल के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 5:30 पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम स्वस्थ किसान, और स्वस्थ किसान कार्यक्रम में हम HIV और एड्स के बारे में बातचीत कर रहे हैं विश्व एड्स दिवस के इस मौके पर। इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं, उनका सवाल ले लेते हैं। नरेंद्र कुमार जी राजस्थान से हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। नरेंद्र जी, स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। हेलो नरेंद्र जी, क्या मेरी आवाज मिल रही है आपको? हाँ, आवाज आ रही है मैम जी, अपना सवाल पूछ सकते हैं आप। हाँ जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे मान ले कि HIV के लिए जैसे मान ले सिरिंज से, ब्लेड से, ये किसी भी तरह से इसे खेने, मतलब एड्स वगैरह HIV वो हो जाता है, लेकिन इनके क्या सरकारी योजना क्या क्या है, क्या क्या नहीं है? ठीक है, आइए जानकारी लेते हैं। कुछ योजनाओं का जिक्र आप लोग कर चुके हैं, लेकिन और कुछ जानकारी अगर देना चाहें इस वक्त तो। देखिए, इसमें सबसे पहली योजना तो है कि सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में, इनफैक्ट मैक्सिमम प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी, क्लिनिक्स में भी रीयूजेबल सिरिंज अब नहीं यूज़ होती। अब हर जगह पे डिस्पोजेबल नीडल्स यूज़ होती है। एक बार जो नीडल यूज़ हो गई वो नीडल डिस्ट्रॉय कर दी जाती है, नंबर 1। नंबर 2, इसके अलावा ICTC सेंटर खोले गए हैं सेल्फ टेस्टिंग के लिए। नंबर 3, जितने भी ब्लड बैंक्स हैं उनमें HIV की टेस्टिंग प्रॉपर तरीके से होती है ताकि ट्रांसमिशन एटलीस्ट ब्लड के थ्रू ना होए, और ब्लड के थ्रू ट्रांसमिशन इंडिया में इज़ ऑलमोस्ट 0%, इतना कम आ गया है। जो ब्लड डोनेशन होता है उस डोनेशन की भी टेस्टिंग होती है। अगर उस डोनेटेड ब्लड में HIV पॉजिटिव कोई मिलता है तो उस पेशेंट के साथ कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करते हुए उसे इन्फॉर्म किया जाता है कि जी आप इसके बाद हमारे पास इलाज करवाना चाहते हैं या काउंसलिंग कराना चाहते हैं तो आइए। तो ये सब पॉलिसीज़ हैं जिसके साथ इनफैक्ट ट्रांसमिशन रेट, नरेंद्र जी, मैं आपको बता के बड़ा खुश हूँ कि 0.41% से 0.2% तक आ गया है, बिकॉज हमने HIV का ट्रांसमिशन रोक दिया है, HIV पीड़ित पेशेंट का ट्रीटमेंट प्रॉपर तरीके से किया है। तो जो नए नंबर ऑफ पेशेंट्स आ रहे थे वो अब काफ़ी कम हो गए हैं। डॉक्टर अतुल, यहाँ पे जानना चाहेंगे कि जैसे कि इससे पहले हमने बात भी की कि 2 दशक पहले तक हालात बिल्कुल अलग थे। HIV या एड्स के नाम से किस तरह का माहौल बन जाता था, और ऐसे में कई सारी चीज़ें शुरू हुई। आपसे यहाँ पे ये जानना चाहेंगे कि अगर नई नौकरी पर किसी को जाना है तो क्या ऐसे में भी क्या HIV का टेस्ट किया जाता है? मैंने आपको बताया पहले भी कि HIV का टेस्ट
सुप्रीम कोर्ट के अनुसार कोई भी आपसे बिना पूछे, बिना आपकी सहमति से एचआईवी का टेस्ट नहीं कर सकता। ऐसी स्थिति में कोई भी नौकरी के लिए आपको एचआईवी का टेस्ट के लिए नहीं पूछ सकता। आपको एचआईवी होने के कारण कोई रिफ्यूज़ नहीं कर सकता किसी भी नौकरी से। ये जैसा कि बताया 2014 में एचआईवी एक्ट पास हुआ है, इसमें इन सब चीज़ों के बारे में बताया गया है कि एचआईवी होना मतलब आप एक दवाई ले रहे हैं, आप एआरटी की दवाई खा रहे हैं, मतलब आप एक नॉर्मल इंसान की तरह आपके साथ व्यवहार किया जाए। ठीक है। भारत सरकार का सारा और डॉक्टर पुलिन, जैसा कि आपने बताया था कि जो 85% मामले ऐसे आते हैं एचआईवी के जो असुरक्षित यौन संबंध से जुड़े होते हैं, क्या असुरक्षित यौन संबंध से और भी किसी तरह की समस्याएं हो सकती हैं? देखिए, असुरक्षित यौन संबंध से एचआईवी, हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी, ये 3 बीमारियां फैल सकती हैं। और मैं आप सब दर्शकों से यही दरख्वास्त करना चाहूँगा कि एचआईवी से मत डरिए, डरना है तो हेपेटाइटिस बी और सी से डरिए, बिकॉज एचआईवी का ट्रांसमिशन रेट सेक्सुअल रूट पे 0.3% है, लेकिन हेपेटाइटिस बी का 40% है। जी चलिए, और कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव में हम पहुंच गए हैं। कुछ सवाल मैं बहुत जल्दी लेती हूं और बहुत जल्दी आप लोग के जवाब। डॉक्टर अतुल, आपसे जानना चाहेंगे, क्या एचआईवी किसी व्यक्ति के शरीर से फैलकर दूसरे व्यक्ति में प्रवेश कर सकता है? सिर्फ सेक्सुअल रूट से या संक्रमित सुई से, हवा के द्वारा एचआईवी नहीं फैलता। जी डॉक्टर पुलिन, अगर किसी व्यक्ति का एचआईवी पॉजिटिव है, अगर उस व्यक्ति को मच्छर काट ले तो क्या दूसरे लोगों में भी एचआईवी फैलने की आशंका रहती है? बिल्कुल नहीं, मच्छर काटने से एचआईवी नहीं फैलता। ठीक है। डॉक्टर अतुल, क्या एचआईवी पॉजिटिव व्यक्ति के साथ रहने, खाना खाने, सोने, उठने, बैठने से संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। जी, और टैटू बनवाना, नाई की दुकान या डेंटल क्लिनिक और इंजेक्शन देने वाली सुई या सिरिंज सुरक्षित है या नहीं, ये कैसे सुनिश्चित किया जा सकता है? डॉक्टर पुलिन, हर मरीज का पूरा हक है कि वो अपने डॉक्टर से बोले कि हम हमारे पर आप डिस्पोजेबल नीडल यूज़ कीजिए। तो आप अपने डॉक्टर से बोलिए, क्लिनिक में बोलिए कि हम रीयूज सिरिंज नहीं यूज़ करेंगे, हमें फ्रेश सिरिंज चाहिए। जी, और डॉक्टर अतुल, आखिरी सवाल, एचआईवी पीड़ितों की लाइफस्टाइल किस प्रकार की होनी चाहिए? हेल्दी लाइफस्टाइल मतलब नॉर्मल एक्सरसाइज आपके लाइफ में होना चाहिए, हाई प्रोटीन डाइट होना चाहिए, जो प्रोटीन रिच हो डाइट वो होना चाहिए, और बाकी आप जैसे खाते पीते हैं वैसे ही रहिए, कोई अलग से बदलाव की ज़रूरत नहीं है। जी डॉक्टर पुलिन, क्वालिटी ऑफ लाइफ को मेंटेन करने के लिए कुछ सुझाव अगर आप भी देना चाहें। देखिए, सबसे पहले जैसे मैंने कहा, अल्कोहल बिल्कुल बंद कीजिए, क्योंकि ये देखा गया जो पेशेंट शराब पीते हैं उनमें वायरल सप्रेशन नहीं हो पाता, उनमें वायरस ग्रोथ बहुत ज़्यादा होती है, इम्यूनिटी कम हो जाती है। सेकंड, स्मोकिंग मत कीजिए, जो लोग स्मोकिंग करते हैं एचआईवी पॉजिटिव में ट्यूबरक्लोसिस ज़्यादा होता है। प्रोटीन रिच डाइट लीजिए, और याद रखिए ये हमारे अपने ही भाई बहन है, प्यार से रहिए, क्योंकि गले लगाने से, साथ रहने से सिर्फ प्यार फैलता है, एचआईवी नहीं। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा संदेश आप दोनों ने दिया है, बहुत अच्छी जानकारी आप दोनों ने दी है। डॉक्टर पुलिन और डॉक्टर अतुल, बहुत बहुत धन्यवाद। हम भी उम्मीद करते हैं कि हमारे जो दर्शक हैं वो आपकी सलाह से ज़रूर लाभान्वित होंगे। तो दोस्तों, आपकी जागरूकता के लिए ये कार्यक्रम हमें उम्मीद है कि बहुत ही लाभदायक साबित होगा, और आपकी जागरूकता का प्रमाण है कि कार्यक्रम में शुरू होते ही आपके फ़ोन कॉल्स लगातार आने लगते हैं, लेकिन समयाभाव के कारण कई बार हम बहुत सारे फ़ोन नहीं ले पाते हैं। लेकिन अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप हमें लिखिए। हमारा पता है डीडी किसान, कमरा नंबर 7, द्वितीय मंजिल, केंद्रीय कार्यक्रम निर्माण केंद्र, दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। और आप चाहें तो आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है swasthkisan@gmail.com। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।